स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम 20 मार्च का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज की 20 मार्च के एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और उनको डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने इससे पहले की एग्जाम एनालिसिस नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस से ही आने वाले एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको अपनी पढ़ाई करने का बहुत अच्छा अवसर मिल जाएगा कि इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि लगभग मिलते जुलते ही प्रश्न आने वाले एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पोषण एवं स्वास्थ्य से किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न जो मिला है वह डीपीटी का टीका लगाने से क्या लाभ होता है। तो अगर हम डीपीटी से देखें तो अभी तक एग्जाम में हमें यह देखने को मिलता था कि डीपीटी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है, और जो हमें आगे देखने को मिला है कि डीपीटी का टीका किस भाग में लगाया जाता है, डीपीटी का टीका किस बच्चों को किस उम्र में लगाया जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलते थे, लेकिन इसी से रिलेटेड आज प्रश्न जो देखने को मिला है वह है कि डीपीटी के टीके से लगाने से क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी और टिटनेस, इन तीनों बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो सबसे पहले इसमें है डिप्थीरिया से सुरक्षा। तो यह एक संक्रामक रोग है जो गले और श्वसन नाल को प्रभावित करती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ और दिल की विफलता और मृत्यु भी हो सकती है। तो इससे यह क्या करता है, सुरक्षा करता है। यह वैक्सीन इससे लाभ देती है। इसी प्रकार जो पर्ट्यूसिस और काली खांसी है उससे भी यह सुरक्षा देता है और टिटनेस से भी, इन तीन बीमारियों से। तो अगर आपने टीकाकरण की जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने काफी अच्छे से रिवीजन करवाया है हर एक टीकाकरण को। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पेंटावैलेंट टीका कब कब दिया जाता है। तो पेंटावैलेंट टीका बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी, हेपेटाइटिस बी और हिब यानी कि हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी से बचाने के लिए दिया जाता है, और यह 3 खुराकों में दिया जाता है। तो जो 6, 10 और 14 सप्ताह की उम्र में दिया जाता है। पहली खुराक इसकी दी जाती है 6 सप्ताह की उम्र में, दूसरी खुराक इसकी दी जाती है 10 सप्ताह की उम्र में, और तीसरी खुराक इसकी दी जाती है 14 सप्ताह की उम्र में। तो इस प्रकार यह 3 खुराक के माध्यम से पेंटावैलेंट वैक्सीन यानी कि पेंटावैलेंट टीका दिया जाता है। इसको भी मैंने आपके टीकाकरण की वीडियो में शामिल किया है। पेंटावैलेंट का मतलब होता है 5 टीकों को मिलाकर दिया जाने वाला जो टीकाकरण है पेंटावैलेंट। तो जिसमें डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस बी और हिब यानी कि हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। तो इस प्रकार यह 5 बीमारियों के लिए लगाया जाने वाला टीका है पेंटावैलेंट टीका। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निर्जलीकरण होने से क्या उपाय करने चाहिए। अगर बच्चे को निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन हो गया है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। तो व्यक्ति को ठंडे स्थान पर बैठकर आराम करने के लिए प्रोत्साहित करें। व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी या अन्य तरल पदार्थ पीने के लिए प्रोत्साहन करें। कैफीन और शराब से बचें। ओरल रिहाइड्रेट सेरेल के इस्तेमाल यानी कि ORS के इस्तेमाल पर विचार करें, जो व्यक्ति द्वारा खाए गए नमक और खनिज की भरपाई करने में मदद करे। जो खो गया है नमक यानी कि जो उसके शरीर में, बॉडी में नमक और खनिज की क्या हो गई है, कमी हो गई है, उसकी क्या है ORS द्वारा भरपाई हो सके। तो यह उपाय डिहाइड्रेशन के लिए करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो आने वाले एग्जाम हैं या सभी प्रकार के एग्जाम हैं उनमें भाषा समझ पर आधारित हैं। तो भाषाई समझ पर आधारित सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, किसी बच्चे को खसरे का टीका कब लगाना चाहिए। तो बच्चे को खसरे का टीका जिसे कि MMR का टीका भी कहा जाता है, तो यह है 12 से 15 माह में खसरे का टीका लगवाना चाहिए। तो खसरे के टीके की जो पहली खुराक है वह बच्चों को 12 से 15 महीने की उम्र के बीच और दूसरी खुराक 4 से 6 साल के बीच की उम्र में लगवाना चाहिए।
अगला जो प्रश्न है वह है टीबी से बचाव कैसे करें। तो टीबी जिसे कि क्षय रोग भी कहा जाता है, से बचाव के लिए स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं, बीसीजी का टीका लगवाएं और टीबी के लक्षणों पर ध्यान दें। खांसते और छींकते समय मुंह ढकें और टीबी से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। अगर थकान है तो फिर डॉक्टर की सलाह लें। तो इस प्रकार जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लगाइएगा। अगला है हेपेटाइटिस बी की खुराक कब दी जाती है। हेपेटाइटिस बी की खुराक आमतौर पर जन्म के समय या फिर 1 से 2 महीने के बाद या उसके बाद 6 से 18 महीने के बीच दी जाती है। अगर आपने वैक्सीनेशन की वीडियो देखी होगी तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सभी प्रकार की वीडियो की डिटेल, उससे संबंधित एमसीक्यूज, क्योंकि मैंने लगभग सभी टॉपिक के 100 एमसीक्यूज करवाए हैं और 1000 प्रश्नों की सीरीज करवाई है टॉपिक वाइज, तो चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए आप यह एमसीक्यूज जरूर लगाइएगा, क्योंकि वहां से आपको सीधे ही एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि बालिकाओं में आरबीसी का निर्माण किस विटामिन की मदद से होता है। तो विटामिन B12 की मदद से आरबीसी का निर्माण होता है। आपके शरीर को लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। अपनी कोशिकाओं को विटामिन B12 प्रदान करने के लिए आपको ऐसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जिनमें विटामिन B12 जैसे कि मांस, मुर्गी, अंडा, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट, अनाज और डेयरी उत्पाद। तो आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में क्या है, विटामिन B12 अवशोषित करना चाहिए, जो कि आरबीसी के निर्माण में मदद करेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है पिका कैसा विकार है। पिका कैसा विकार है। तो यह कैसा है, भोजन संबंधी विकार है। पिका बच्चों में नशा पैदा कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, शारीरिक और मानसिक हानि हो सकती है। तो यह क्या है, भोजन संबंधी विकार है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए आपकी डाइट में गाजर, शकरकंद, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, आम, पपीता और फोर्टिफाइड दूध जैसे कि विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। तो प्रश्न आपसे उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी तक के एग्जामों में विटामिन ए से काफी प्रश्न पूछे गए थे, बस थोड़ा सा प्रश्नों का जो लेवल रहता है वह चेंज हो जाता है। इससे पहले अगर हम देखें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ लिया था, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, या जीरोथैलेमिया की कमी किस विटामिन की कमी से होता है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो टॉपिक वही है, बस क्या होता है कि उनके अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप जैसे कि विटामिन ए से संबंधित आज के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इससे संबंधित आप इसकी पूरी डिटेल जरूर पढ़िएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह था अम्ल वर्षा क्या है। तो अम्ल वर्षा जिसे एसिड रेन कहा जाता है, एक प्रकार की वर्षा होती है जिसमें वर्षा जल का जो पीएच मान है वह सामान्य वर्षा से कम यानी कि 5.6 से कम होता है, जिसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कि SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO जैसे अम्लीय गैसों के वायुमंडल में जल के साथ प्रतिक्रिया करने से बनती है क्या, अम्ल वर्षा। अगला प्रश्न था टीकाकरण का क्या उद्देश्य है। तो टीकाकरण बच्चों के रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाती है और उन्हें विभिन्न जीवाणुओं और विषाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को वर्ष 1975 में अपनाया गया था, जिसका शुभारंभ EPI द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगर आपने टीकाकरण की थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। टीकाकरण वैक्सीनेशन से संबंधित आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिल जाएंगे, तो वह भी आपको मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर। उस पर आपको लगभग इससे संबंधित 100 MCQs मिल जाएंगे, तो जरूर देखिएगा आपके एग्जाम से पहले। आगे प्रश्न पूछा गया था कि बड़ी आंत के अंतिम छोर को क्या कहते हैं।
तो बड़ी आंत के अंतिम छोर को मलाशय कहा जाता है। मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। यह मल को जमा करके रखता है जो शौच के माध्यम से बाहर निकलता है और यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसी गांव की किशोरियों में आयरन का स्तर अच्छा पाया जाता है, इसका क्या कारण है। तो किसी गांव की किशोरियों में आयरन का स्तर अच्छा पाया जाता है, इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिसमें आयरन युक्त भोजन का सेवन, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया के बारे में जागरूकता इसमें शामिल हो सकती है। तो जो भी इससे संबंधित ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, अगर गर्भवती माता आयरन कम लेती है तो गर्भस्थ शिशु पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर गर्भवती माँ आयरन कम लेती है तो शिशु को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे उसका विकास प्रभावित हो सकता है। जन्म से पहले ही शिशु की मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है और शिशु का वजन कम हो सकता है। अगर हम इसे विस्तार में देखें तो भ्रूण का विकास देखें सबसे पहले, तो आयरन की कमी से भ्रूण को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जो उसके सामान्य विकास के लिए आवश्यक है, खासकर मानसिक विकास के लिए। तो भ्रूण के लिए आयरन बहुत महत्वपूर्ण है, माता द्वारा लिया गया। तो समय से पहले क्या हो सकता है, जन्म हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी सबसे पहले यानी कि 37वें सप्ताह से पहले का जोखिम बढ़ जाता है। कम वजन वाला बच्चा आयरन की कमी से कम वजन वाले बच्चे को जन्म का खतरा बढ़ जाता है। इसी के साथ शिशु की मृत्यु का खतरा भी आयरन की कमी से बढ़ जाता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से जन्म से तुरंत पहले या बाद शिशु की मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है। तो ये सभी कारण क्या है, आयरन की कमी से हो सकते हैं। अगला जो प्रश्न मिल पाया है वह है माँ के दूध में क्या क्या पाया जाता है। तो माँ के दूध में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम और खनिज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इनमें एंटीबॉडीज भी होती है। अगला प्रश्न था क्रोमोसोम जनित रोग कौन से होते हैं। तो क्रोमोसोम जनित रोग, जिसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, वे ऐसे रोग हैं जो क्रोमोसोम में असामान्यता के कारण होते हैं, जैसे क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में बदलाव। कुछ प्रमुख उदाहरण है जैसे कि इनके कारण होने वाले डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्वालियन-फेंटन सिंड्रोम और ट्राइसोमी। तो ये सभी क्या है, क्रोमोसोम जनित रोग या आनुवांशिक जनित रोग, जेनेटिक रोग हैं ये सभी। अगला प्रश्न था अंत्योदय योजना का क्या लक्ष्य है। तो अभी मैंने हाल ही में योजनाओं से संबंधित एक वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको बहुत अच्छे से मैंने सभी प्रकार की योजना, कार्यक्रम और रोगों से संबंधित कार्यक्रम, उनको मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन करवाया उस वीडियो के माध्यम से। तो वह वीडियो आप चैनल के माध्यम से जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम से पहले उस वीडियो के माध्यम से आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और उसमें मैंने खास करके सभी प्रकार के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ज्यादा हाईलाइट किया है, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में सन वाले नहीं पूछे जा रहे हैं, उद्देश्य और लक्ष्य वाले प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं सभी प्रकार की योजनाओं से। तो अगर हम देखें अंत्योदय योजना, तो अंत्योदय योजना का मुख्य लक्ष्य विशेषकर दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे कि DAY NRLM के नाम से भी जाना जाता है, ग्रामीण गरीब को कम करना और गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना, कौशल विकास और आजीविका के अवसरों में वृद्धि करके। अगला प्रश्न पूछा गया था कि NSFDC समृद्धि योजना किस लिए चलाई गई थी। तो NSFDC जो समृद्धि योजना है वह 1,40,000 तक की लागत वाली इकाइयों के लिए महिला समृद्धि योजना प्रदान करता है। योजना का जो मुख्य विशेषताएं हैं वह है अधिकतम ऋण सीमा NSFDC प्रदान करना, और योजना की जो मुख्य विशेषताओं में शामिल है वह है परियोजना लागत का 90% तक ऋण प्रदान करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य या मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न था कि मिशन शक्ति योजना के वित्तीय वर्ष यानी कि किस वित्तीय वर्ष में यह योजना चालू की गई।
तो याद रखिएगा मिशन शक्ति योजना याद रखिएगा 2022-23 में लागू की गई, जो महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो यह है 2022-23 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बाल विवाह प्रसिद्ध अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम बाल विवाह को प्रतिबंधित करने, पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें राहत प्रदान करने तथा ऐसे विवाहों को बढ़ावा देने और संपन्न कराने वालों के लिए कड़ी सजा देने के लिए सक्षम प्रावधानों से लैस है। मैंने सभी प्रकार के अधिनियमों की भी डिटेल वीडियो बनाई है और साथ में सभी प्रकार की अधिनियमों की एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है रिवीजन के लिए, तो वह वीडियो आप एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, जेआरएफ फेलोशिप किससे संबंधित है। तो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप शोध कार्य में वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक फेलोशिप है, जो आमतौर पर पीएचडी या एमफिल के लिए नामांकित छात्रों को दी जाती है। यह यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और गेट के लिए है। तो यह इससे संबंधित है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो जेआरएफ फेलोशिप का जो मुख्य उद्देश्य है वह शोधकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि वे शोध कार्य के लिए आगे बढ़ सकें। आगे प्रश्न आरटीई एक्ट 2009 से पूछा गया था कि किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। तो यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है आरटीई एक्ट 2009। इसको मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है, इससे संबंधित मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वह जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालक रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना कब की गई या कहां से की गई। तो इस प्रकार का कुछ प्रश्न था, एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसका आंसर भी जरूर बताइएगा। आगे अगर हम कंप्यूटर से देखें तो कंप्यूटर से लगभग 5 से 6 किसी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, किसी शिफ्ट में 7 प्रश्न, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और पावर पॉइंट का डिफॉल्ट आइकॉन, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। एमएस एक्सेल में सेल से प्रश्न पूछा गया था और एमएस वर्ड से भी, यानी कि पूरे एमएस ऑफिस से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल रहे हैं। तो पूरा एमएस ऑफिस आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैंने इसकी बहुत अच्छे से मैंने इसको पढ़ाया है। इससे संबंधित मैंने एमसीक्यूज भी करवाए हैं, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो एमसीक्यूज जरूर पढ़कर जाइएगा और एमएस ऑफिस वाली वीडियो जरूर देखकर जाइएगा। आगे अगर हम मैथ्स में देखें तो परसेंटेज से प्रश्न था। 2 प्रश्न पूछे गए थे प्रतिशत से, 2:3 में प्रतिशत, इस प्रकार से कुछ प्रश्न था। इसके बाद अगर हम देखें तो 150.35 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 22.5 दिन में कितना पैसा कमाया जाता है, कुछ इस टाइप से प्रश्न था। एग्जैक्ट बच्चों को याद नहीं रहता है, तो आप देखिए किस प्रकार से प्रश्न था। और चतुर्भुज मानक विचलन में कितना पैसा, इस प्रकार से कुछ प्रश्न था, यानी कि मानक विचलन से और चतुर्भुज से कुछ 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद अगर हम रीजनिंग से देखें तो एक क्लॉक से प्रश्न पूछा गया था। 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने का कोण बनता है, इस प्रकार से कुछ प्रश्न था। एक सीरीज से प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्ट तो नंबर याद नहीं है, लेकिन इस प्रकार से कुछ माइनस में प्रश्न पूछा गया था। आगे अगर हम बाल विकास यानी कि शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा से देखें तो गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड कम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड, जिसे अमनियोटिक द्रव भी कहा जाता है, कम होने से कई जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे कि शिशु का विकास रुकना, फेफड़ों का पूरी तरह विकसित ना होना या जन्म के समय सांस लेने में समस्या होना। एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के संभावित प्रभाव विकसित नहीं हो पाते हैं। अगर हम इसमें देखें जन्म दोष, तो कुछ मामलों में कम एमनियोटिक फ्लूइड शिशु में जन्म दोषों का कारण बन सकता है, जैसे कि हाथ या पैरों में क्या है और चेहरे में क्या है, विकृति आना। तो यह एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के कारण होता है और बच्चे पर असर पड़ता है।
इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है नेत्रहीन बालकों की शिक्षा कैसे दी जाती है। तो नेत्रहीन बालकों को शिक्षा देने के लिए ब्रेल लिपि सहायक तकनीकी है और विशेष शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें वे अन्य बच्चों की तरह है ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इसमें सबसे जो मेन है वह है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि यह एक स्पर्शनीय लिपि है जिसमें उभरे हुए बिंदुओं के माध्यम से अक्षरों और शब्दों को दर्शाया जाता है, जिसमें नेत्रहीन बच्चे छूकर पढ़ और लिख सकते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया था, विकलांग बच्चों के साथ यदि गलत होता है तो उसकी शिकायत कहाँ की जाती है। तो यदि विकलांग बालकों के साथ गलत होता है तो आप मुख्य आयुक्त, विकलांग व्यक्तियों के लिए जो मुख्य आयुक्त के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आगे प्रश्न था, कार्यशील महिलाओं की बच्चों की देखभाल के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था, क्रेच योजना, जो कि क्या है, मध्य प्रदेश में कामकाजी माताओं के लिए यह योजना बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था को देखभाल के लिए इसके माध्यम से शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास को क्या है बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई गई थी। तो जो भी माताएं कामकाजी हैं उनके बच्चों के लिए, और यह योजना क्या है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनकी देखभाल करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई गई थी। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, आंगनबाड़ी में कितने साल तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो आंगनबाड़ी में मुख्य रूप से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद अगर हम प्रबंधकीय कौशल मैनेजमेंट की बात करें तो पैराग्राफ से आपसे 10 से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें शिफ्ट 1 की, यानी कि जो आज की जो शिफ्ट 1 में प्रश्न रूढ़िवादी से पूछा गया था, समाज में रूढ़िवादी से संबंधित पैराग्राफ आया था, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद मैनेजमेंट में जो प्रश्न अगला पूछा गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैंने पंचवर्षीय योजनाओं की एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है और उससे संबंधित MCQs भी करवाए हैं और बहुत अच्छे से मैंने सभी योजनाओं को पढ़ाया है। तो आप चैनल पर जाकर जरूर पंचवर्षीय योजनाओं की वीडियो जरूर देखिएगा। तो अगर हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2007 से 2022 तक यह योजना रही और इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र और समावेशी विकास हासिल करना था, जिसमें गरीबी में कमी, शिक्षा और उद्देश्य तीव्रता और समावेशी विकास हासिल करना था, जिसमें गरीबी की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार और बुनियादी ढांचे का विकास करना शामिल इस योजना के अंतर्गत था। अगला जो मैनेजमेंट में प्रश्न था वह था, नीति आयोग से 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा आप कि नीति आयोग कब लागू किया गया। अगला जो प्रश्न था, विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन एक्ट कब आया। तो विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन कब आया। तो फरवरी 2009 में शुरू की गई थी यह योजना। फरवरी 2009 में विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन, अगर पूछा जाए कि मासिक पेंशन कितनी मिलती है तो याद रखिएगा 1500 रुपए विकलांग व्यक्तियों के लिए इस योजना के अंतर्गत मिलती है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत, जो कि फरवरी 2009 में शुरू की गई थी। अगर हम आगे देखें मैनेजमेंट से तो संचार से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप से, और मोबाइल कम्युनिकेशन से प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सभी टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इनसे संबंधित मैंने लगभग सभी टॉपिक के 100 MCQs करवाए हैं। तो आपको टॉपिक वाइज चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप MCQs जरूर देखिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में आपको वहां से 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपका एग्जाम कब है। और अगर आपने सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस नहीं देखी हैं तो अपने एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लासेस जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको मैराथन क्लास में एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर किया गया है। तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन उस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। और अगर आपने इससे पहले के एग्जाम एनालिसिस नहीं देखे हैं तो एग्जाम एनालिसिस जरूर देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में
वह एनालिसिस काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।